हेलो एंड वेलकम टू फिलर फार्म। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर वन यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या होता है। हमारा टारगेट तो है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर वन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन है यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फॉर्म से? आपको फ्री क्लासेस मिल रहे हैं, आपको फ्री नोट्स मिलते हैं, है ना, आपको लाइव क्लास मिल रहा है, आपको एमसीक्यूज पीवाईक्यूज मिलते हैं, आपको फ्री बुक्स मिलते हैं। और ये सारे है ना जो इसका पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे www.ugc-net.com। ओके, सो ये फ्री क्लासेस है, इनको आप देख लीजिएगा। और फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन आते हैं, उसको आप इंस्टॉल करके वहां से भी आप मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दे सकते हैं। ओके, यस। तो ये 2 बजे का क्लास आप कभी मिस मत कीजिएगा। ये एमसीक्यू क्लास, इसमें आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। हाँ, तो आई होप कि आप कभी इसको मिस मत करिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म जेआरएफ अचीवर्स, और ये है नेट अचीवर जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। ओके, यस। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, सो आर यू रेडी? देन गिव यूर थम्स अप, अपना थम्स अप दे दीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। चलो, सब अपना थम्स अप दे दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं आपको कि 30 सेकंड है ऑनली, आपको हर एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, 30 सेकंड में आपको तुरंत आंसर करना है। ओके, हाँ, तो चलते हैं। लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके सीक्रेट क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following is not a characteristic of a good theory or explanation? यानी अगर हम कहेंगे कि यानी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है इनमें से एक गुड थ्योरी की, यानी एक थ्योरी की, ठीक है, या कोई एक्सप्लेनेशन होगा, उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है इनमें से? ए, इट इज पार्सिमोनियस, बी, इट इज टेस्टेबल, इट इज जनरल एनफ टू अप्लाई टू डिफरेंट सिचुएशंस, ऑल द अबव। सब आंसर करो। वेरी गुड। नॉट ए करेक्टरिस्टिक बताना है, कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, इट इज पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस नहीं होती है, ठीक है। इट इज यानी ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। इट इज टेस्टेबल, टेस्टेबल होती है थ्योरी, है ना। इट इज मतलब ये जनरलाइज करता है पूरे सिचुएशन को, है ना, डिफरेंट सिचुएशंस को। तो ये दो आते हैं, बट ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। इट इज पार्सिमोनियस। देखते हैं पार्सिमोनियस क्या होता है। तो ये लॉ पार्सिमनी से मतलब बना है वर्ड पार्सिमोनियस। तो क्या कहता है कि ये वो प्रिंसिपल है जिसमें हम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन किसी इवेंट का बताते हैं, है ना, या किसी ऑब्जर्वेशन का हम कोई सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ठीक है। तो वो प्रेफर्ड एक्सप्लेनेशन मानी जाती है। तो जो गुड थ्योरी होती है उसमें पार्सिमनी नहीं होती, यानी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती उसमें, मतलब थोड़े से मतलब वो टेक्निकल टर्म्स में होती है। गुड थ्योरी होती है टेक्निकल टर्म में। ओके, हाँ, तभी हम इसको सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। सिंपलिसिटी इज अंडरस्टूड इन वेरियस वे। सिंपलिसिटी हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं, है ना, इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट दैट एन एक्सप्लेनेशन शुड मेक द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अनसपोर्टेड assumptions, यानी कुछ ही assumption मतलब assumptions होते हैं जो सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको बोलेंगे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब जिसमें कुछ ही assumptions होंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन होंगे, ठीक है। postulate the
एग्जिस्टेंस ऑफ द फीवेस्ट एंटिटीज, तो कुछ ही एंटिटीज यानी कुछ ही रिजल्ट्स होंगे उसमें, ठीक है। इनवोक द फीवेस्ट अनऑब्जर्वेबल कंस्ट्रक्टर्स, और यानी बहुत कम, हम कहेंगे कि यानी सब में से बहुत कम, यानी चाहे ऑब्जर्वेशन होगी वो भी कम होगा, ठीक है। चाहे कोई एजम्पशन होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई लॉ होगा, तो वो भी कम होगा उसमें, ठीक है, उस थ्योरी में। तो कुछ मतलब एग्जिस्टेंसेस होंगे तो वो भी कम होंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इकोनॉमी प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, या प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यानी जो हमारी ये गुड थ्योरी होती है कि गुड थ्योरी पार्सिमोनियस नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच साइंटिफिक मेथड फॉलोज दीज स्टेप्स, इनमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड है जो ये फॉलो करते हैं ये स्टेप्स? पहला ऑब्जर्वेशन, डेटा, पैटर्न्स, एंड थर्ड थ्योरी। ए इंडक्टिव, बी डिडक्टिव, सी टॉप डाउन, डी नन ऑफ द अबव। आंसर करो सब। इंडक्टिव आएगा, डिडक्टिव आएगा, टॉप डाउन आएगा, नन ऑफ द अबव। बी क्विक, क्विक आंसर दे दो। वेरी गुड, चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट इंडक्टिव, देखो इंडक्टिव में हम जनरेट करते हैं थ्योरी को, जो लास्ट पे स्टेप आएगा थ्योरी आएगा, है ना। तो लास्ट स्टेप थ्योरी जहां पे होगा तो वो इंडक्टिव आएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, या हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा लेते हैं, उसके बाद हम पैटर्न एनालिसिस सिंथेसिस करते हैं ना, उसके बाद हम जनरेट थ्योरी करते हैं, ठीक है। सो इट कम्स अंडर इंडक्टिव, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी एसोसिएटेड विद रिसर्च इन सोशल साइंसेज, इनमें से कौन सी टर्म रिसर्च के साथ रिलेट है इन सोशल साइंस, यानी जब हम सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं कौन सी टर्म रिलेट करती है, ठीक है। कॉजल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, ऑल द अबव। सब आंसर करो और तुरंत आंसर करो, और वीडियो को लाइक करो। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट एम्पेरिकल रिसर्च, यानी कुछ दिखाते हैं इसका काजल रिसर्च। काजल रिसर्च नहीं आएगा, ठीक है। काजल रिसर्च होता है एक्सपेरिमेंटल भी, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, वो साइंटिफिक भी हो सकती है, ठीक है। तो हम कहते हैं सोशल साइंसेस की बात करते हैं। सोशल साइंसेस में कौन सी रिसर्च आती है, ठीक है, कौन सी रिलेट होती है इसमें से, वो ज्यादातर एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च होती है एक्सपीरियंस बेस पे, यानी हम जो अपन फील्ड में करते हैं, है ना। हाँ, तो दैट इज एम्पेरिकल रिसर्च, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो एम्पेरिकल रिसर्च होती है, वो रिसर्च होती है जिसमें हम एक्सपीरियंस एविडेंसेस लाते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग एविडेंसेस लाते हैं, ठीक है। हाँ, इट इज ऑल्सो ए वे ऑफ गेनिंग नॉलेज बाई मीन्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब भी यही है कि हम इस नॉलेज को हासिल करते हैं कैसे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, या किसी डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से हम इसको हासिल करते हैं। एम्पिरिसिज्म वैल्यूज सम रिसर्च मोर देन अदर काइंड्स। एम्पेरिकल एविडेंस कैन बी एनालाइज्ड क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, यानी हम एम्पेरिकल एविडेंस को हम एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिकली भी और नॉन स्टैटिस्टिकली भी, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी कर सकते हैं। द डेटा गैदर्ड इन एम्पेरिकल रिसर्च में बी कंपेयर्ड अगेंस्ट ए थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं एम्पेरिकल रिसर्च में, उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो हमने थ्योरी टेस्ट करनी है, ठीक है, उसके साथ, या हमें जो हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। बट द रिजल्ट्स आर सेटल्ड बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो किसके बेस होंगे, जो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मिले हुए होंगे, ठीक है, जो हमारे लाइफ में हमें एक्सपीरियंस मिलते हुए होंगे तो वही रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स एम्पेरिकल रिसर्च जो है ये एसेट होता है किसके साथ, सोशल साइंसेस के साथ, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो।
विच साइंटिफिक मेथड फोकसेस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस डेवलपर फ्रॉम थ्योरीज, ठीक है, कौन सा साइंटिफिक मेथड फोकस करता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस डेवलप फ्रॉम थ्योरीज, यानी जो थ्योरी से डेवलप होती है हाइपोथेसिस उस पर कौन फोकस करता है, ठीक है, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, हाइपोथेसिस मेथड, पैटर्न मेथड। थ्योरी से जो निकल के आते हैं हाइपोथेसिस है ना, उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ठीक है, हाँ, तो उस पर ज्यादा कौन फोकस करता है? सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट डिडक्टिव मेथड, ठीक है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि यहां से हम यानी जो डेवलपर थ्योरी होती है ना, मतलब हम एक थ्योरी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ, मतलब एक हाइपोथेसिस जो होती है उसको हम टेस्ट करते हैं कि ये सपोर्ट करती है ये हाइपोथेसिस या नहीं करती है, ठीक है, हाँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। विच साइंटिफिक मेथड फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, यानी कौन सी साइंटिफिक मेथड ऐसा है जो जनरेट यानी पैदा करती है या प्रोड्यूस करती है एक नई हाइपोथेसिस को या थ्योरी को? ए डिडक्टिव मेथड, बी इंडक्टिव मेथड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। चलो आपके 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं जब क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देता है, ठीक है, तब से स्टार्ट होते 30 सेकंड। उसमें मैं भी आपको हेल्प करता हूँ समझाने में, वरना तो आपको खुद करना था। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें समझाओ पहले फिर हम आंसर करेंगे, तो वो तभी मैं कर रहा हूँ ऐसे, ओके। सो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, ठीक है, हाँ। तो इंडक्टिव मेथड आएगा, ठीक है, कि इंडक्टिव मेथड हम क्या करते हैं, हम वहां पे न्यू हाइपोथेसिस या न्यू थ्योरी को हम जनरेट करते हैं, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच रिसर्च मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इफ ए रिसर्चर इज लुकिंग फॉर ए कॉजल रिलेशनशिप, यानी कौन सी रिसर्च मेथड अच्छी होगी, ठीक है, कौन सी रिसर्च मेथड हम ले लेंगे जब एक रिसर्चर देखेगा कॉजल रिलेशनशिप? ए एक्सपेरिमेंटल मेथड, बी केस स्टडी, सी कोरिलेशनल स्टडी, डी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। चलो सब आंसर करो। कॉजल रिलेशनशिप किसमें देखते हैं हम? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल मेथड में, केस स्टडी में, कोरिलेशन स्टडी में, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जल्दी करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है, ठीक है, ये रिसर्च, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। अ फील्ड एक्सपेरिमेंट इज वन दैट टेक्स प्लेस इन, फील्ड एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में, लेबोरेटरी में, बोथ इन रियल वर्ल्ड एंड लेबोरेटरी, नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात होती है, ठीक है। चलो आंसर करो सब। फील्ड एक्सपेरिमेंट पहले समझना क्या होता है, ठीक है, फिर इसको बताना क्या आएगा। हाँ कहाँ होती है? रियल वर्ल्ड में, लेबोरेटरी में, है ना, या बोथ रियल वर्ल्ड एंड लेबोरेटरी, डी नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, तो इसका आएगा रियल वर्ल्ड, ठीक है, तो यानी फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं रियल वर्ल्ड, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में होती है, ठीक है, हाँ। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर, पहले इसको देखते हैं। इन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स रिसर्चर्स आल्सो स्टडी हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट ए डिपेंडेंट वेरिएबल। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि रिसर्चर स्टडी करता है कि कैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे वो चेंज लाता है, ठीक है। द कंटेक्स्ट इन विच द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड चेंजेस, यानी जिस लिहाज से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितनी चेंज आ गई है, ठीक है, हमें चेंज को मेजर करना है, हाँ? फील्ड एक्सपेरिमेंट में
तो इंस्टेड ऑफ ए लेबोरेटरी सेटिंग द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन द फील्ड और द रियल वर्ल्ड। तो हम देखते हैं इन्हें लेबोरेटरी में करने के बावजूद हम क्या करते हैं, उसके बदले हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं फील्ड में, ठीक है। वहां से हम इसको अच्छे से मेजर कर पाएंगे, वहां से हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स कि रियल वर्ल्ड या इन द फील्ड में हम फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड नेसेसरली इंक्लूड, यानी साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? ए लैब एक्सपेरिमेंट्स ओनली, बी कंट्रोलर ऑब्जर्वेशन, सी एनालिसिस फॉर्मुलेशन, डी ऑल द अबव। सो आंसर करो सब। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो रुकते हैं थोड़ा सा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जब आपने साइंटिफिक मेथड पढ़ा होगा तब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट इसका आंसर आएगा, यानी ऑल द अबव सारे ये है कैरेक्टरिस्टिक्स के साइंटिफिक मेथड के। लैब एक्सपेरिमेंट्स भी, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होती है, एनालिसिस फॉर्मुलेशन भी, ठीक है। हाँ, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। कोरिलेशनल स्टडी डिटरमाइन्स, कोरिलेशन स्टडी क्या हमें दिखाती है, क्या डिटरमाइन करती है, ठीक है, किसकी वजाहत करती है? A, the relationship between independent and dependent variables. B, impact of the observer on the participant. Cause and effect relationship, the relationship between two events. Very easy question. चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स। अगर हमें दो इवेंट्स में रिलेशनशिप देखनी होगी तो हम कोरिलेशन स्टडी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है कि कौन सा इवेंट अच्छा जा रहा है, कौन सा इवेंट लो जा रहा है, ठीक है, लो स्टरर का, या दोनों एक ही जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उस वक्त कोरिलेशन देखते हैं। ओके, हाँ, यानी कितनी रिलेशनशिप है दोनों में। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहले हम ये देखते हैं, कोरिलेशन स्टडी डिटरमाइन्स वेदर आर नॉट टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। कोरिलेशन स्टडी हमें दिखाती है कि यानी दो वेरिएबल्स जो है वो आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है। दिस मीन्स टू स्टडी वेदर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन वेरिएबल कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। यानी इसका मतलब होता है कि एक कितना इंक्रीज होता है, दूसरा कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या हम कहेंगे कि यानी एक में कितनी चेंज आ जाती है, दूसरे में कितनी चेंज आ जाती है, ठीक है। सो ऐसे हम मतलब आपस में इनका कोरिलेशन देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज कोरिलेटेड स्टडी। ओके, हाँ, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली, क्वालिटेटिव रिसर्च यूजुअली क्या होती है? ए डिडक्टिव इन नेचर, बी इंडक्टिव इन नेचर, सी डिडक्टिव और इंडक्टिव इन नेचर, डी नन ऑफ द अबव। चलो आंसर करो सब। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, ठीक है, यूजुअली है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, डिडक्टिव नेचर। ये डिडक्टिव नेचर होती है, ठीक है। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, ठीक है। हाँ, रूल भी कह सकते हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, ठीक है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च एसोसिएटेड विद थ्योरी जनरेटिंग, इनमें से कौन सी वो रिसर्च है जो जहां से थ्योरी निकल के आती है, ठीक है। इंडक्टिव रिसर्च, बी डिडक्टिव रिसर्च, सी बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च, नन ऑफ द अबव। ओके, सो इसका आंसर करो सब। जहां से थ्योरी जनरेट होती है, ठीक है। हाँ,
किस रिसर्च में थ्योरी जनरेट होती है? इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, इंडक्टिव रिसर्च में जनरेट होते थ्योरी, ठीक है। हाँ, इट इज एसोसिएटेड विद जनरेटिंग थ्योरी, ओके। और ग्राउंडेड थ्योरी में भी है, ठीक है, बट यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब बताया गया ना ऑप्शन, यहाँ पे इंडक्टिव बताया गया या डिडक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंडक्टिव रिसर्च है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो हम क्या करते हैं, पहले हम गैदर डेटा करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं डेटा को, ठीक है। वो होते हैं स्पेसिफिक लेवल ऑफ फोकस है। इसका स्पेसिफिक लेवल फोकस क्या होता है? पहले डेटा को इकट्ठा करना, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, हम पैटर्न्स देखते हैं, उसके बाद हम लास्ट स्टेप क्या होता है, डेवलप थ्योरी करते हैं, ओके। तो ये जनरल लेवल ऑफ फोकस होता है इसका, ठीक है, इंडक्टिव मेथड का, इंडक्टिव रिसर्च का। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च एसोसिएटेड विद थ्योरी सेट टेस्टिंग, यानी इनमें से कौन सा रिसर्च होती है जो थ्योरी को टेस्ट करता है या हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है? ए इंडक्टिव रिसर्च, बी डिडक्टिव रिसर्च, सी बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, डी नन ऑफ द अबव। सब पढ़ो और आंसर करो। जिन्होंने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और इसका आंसर भी देखेंगे। लाइक करो सब पहले। हाँ, वेरी गुड, ऐसे लाइक करते रहो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट, डिडक्टिव रिसर्च, इन्हें हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं या हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कहां पे? डिडक्टिव, यानी हमारे पास पहले ही थ्योरी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट थ्योरी करती है या नहीं करती है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हमारे पास थ्योरी होती है या हाइपोथेसिस होती है, तो ये जनरल लेवल का फोकस होता है, इसका जनरल फोकस होता है इसका कि हमारे पास जो थ्योरी होती है इसको हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम एनालाइज डेटा करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डेटा होता है उसके बाद हम बोलते हैं कि ये हाइपोथेसिस या ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट करती है या नहीं करती है। तो ये स्पेसिफिक होती है, यानी हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। स्पेसिफिक फोकस क्या होता है इसका कि हाइपोथेसिस सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। रिसर्च स्टडी दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज, यानी जो बहुत टाइम के लिए होगी, ठीक है, जिसमें बहुत टाइम लगता है जिस रिसर्च में, वो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, बी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, सी रिसर्च मेथोडोलॉजी, डी नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। देखो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्यों ज्यादा टाइम लगता है, इसमें हम डिफरेंट एजेस लेते हैं, डिफरेंट एज के सैंपल हम लेते हैं, तभी इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, तो लॉन्गिट्यूड में डिफरेंट टाइम पे करते हैं, बट उसमें सेम पॉपुलेशन सेम सैंपल होता है, ठीक है, सेम सैंपल होता है मगर डिफरेंट टाइम्स पे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन होता है इसमें बहुत टाइम इसलिए लगता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के एजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स के कुछ होंगे, है ना, कुछ 20 ईयर्स के होंगे, कुछ 30 ईयर्स के होंगे, कुछ 50 ईयर्स के होंगे, ठीक है। हाँ, तभी इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। डिफाइनिंग हाइपोथेसिस इज ए यूजफुल वे ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च, इन्हें अगर हम बोलेंगे कि हाइपोथेसिस, अगर हम बोलेंगे इट इज ए यूजफुल वे ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च, यानी रिसर्च को हमें मतलब अच्छा बना देती है कौन? हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस को जब हमारे पास हाइपोथेसिस होगी तो वो हमें हमारे रिसर्च को आगे बढ़ा देती है, ठीक है। बिकॉज क्यों? इट विल इम्प्रेस द रीडर, ये रीडर को इम्प्रेस करता है। इट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टेबल प्रपोजिशंस, इट अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिस्प्यूटेबल प्रूफ टू बी एस्टैब्लिश्ड इन रिसर्च फाइंडिंग्स, इट लुक्स suitably साइंटिफिक।
चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। ओके, तो सी पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, दैट मीन्स के यानी हम जो हाइपोथेसिस होती है वो हमारे रिसर्च को अच्छा बना देती है ना। तो उससे क्या होता है कि इट अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनडिस्प्यूटेबल प्रूफ, यानी वो प्रूफ हमें ये देता है एक रिसर्च फाइंडिंग में जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, वो प्रूफ हमें दे देता है कौन, हाइपोथेसिस। ठीक है, जब हम पहले ही हाइपोथेसिस बना देते हैं। ओके, सो यानी हमारे पास वो प्रूफ आता है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है फिर। ठीक है, हाँ, सो दैट मीन्स सी इज राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। ठीक है, द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है सेंसस एवरी 10 years, यानी 10 साल के बाद। उस वक्त जो मेथड ऑफ रिसर्च यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, केस स्टडी, बी डेवलपमेंटल, सी सर्वे, डी एक्सपेरिमेंटल। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इन्हें थोड़ा माइंड की जरूरत है। ठीक है, कुछ बुक्स में, कुछ वेबसाइट्स पे आप गलत आंसर देखोगे इसका, तो देखते हैं इसका पहले हम राइट आंसर क्या होगा, उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो आप आंसर करो सब। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट होने चाहिए, सबों की पार्टिसिपेंट होनी चाहिए आंसर देने में। वेरी गुड, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। ठीक है, सर्वे रिसर्च, यानी सर्वे हम करते हैं। ठीक है, सर्वे मेथड हम यूज करते हैं जब सेंसस होता है ना। यानी सेंसस कैसे होता है कि इन्हें हम देखते हैं हर एक विलेज में, है ना, हर मोहल्ले में देखते हैं हम। मतलब डोर टू डोर हम जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वे। ठीक है, इन्हें सर्वे करने के लिए निकलते हैं। ठीक है, हाँ, तभी इसमें आएगा सर्वे। तो कुछ इसका गलत आंसर देते हैं डेवलपमेंटल, यानी डेवलपमेंट करने के लिए। डेवलपमेंटल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए कि आप ध्यान में रखना, वहां पे आप गलत नहीं करना, हमेशा आप सर्वे देना। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा सेंसस के बारे में, तो वहां पे वो सर्वे मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम सर्वे प्रोसेस यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंटल हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which type of method can be used in order to create a real world laboratory? यानी कौन सा मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी मिले। कोरिलेशनल कोफिशिएंट्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, रैंडम असाइनमेंट। पढ़ो और आंसर करो सब, हिंदी वाले भी आंसर करो सब। हिंदी में दिया गया क्वेश्चन है ना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, है ना। बी पार्ट इसका राइट आंसर है, फील्ड एक्सपेरिमेंट। यानी फील्ड एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं वहां पे हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस मिलती हैं, या हम उसको बोलेंगे रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, भूलना नहीं नेक्स्ट टाइम। हाँ, सो इस वीडियो को सब लाइक करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हाँ, सब लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन ए रिसर्च स्टडी टू लर्न द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट सर्फिंग ऑन एग्जाम परफॉर्मेंस, it was found that as the number of hours spent on the internet surfing increases, the exam performance deteriorates. This study is an example of, ठीक है, experimental method, correlational research, case study, none of the above। सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे तुरंत आंसर करो। हाँ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना। चलो, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो तुरंत। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बी पार्ट इसका आंसर है कोरिलेशनल रिसर्च।
देखो क्या कहता है, अगर हम रिसर्च स्टडी करेंगे कि यानी हम देखेंगे इंटरनेट सर्फिंग यानी इंटरनेट पे पढ़ना है ना, तो उसमें एग्जाम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो पाया गया है कि जब रिसर्च की गई तो उसमें देखा गया कि जितने नंबर ऑफ आवर्स आप स्पेंड करोगे इंटरनेट पे, उतना आपका जो परफॉर्मेंस वो मतलब घटता जाएगा। ठीक है, यानी उसमें परफॉर्मेंस में जो आपका एकेडमिक अचीवमेंट है वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि उसमें प्रोग्रेस जो रहेगी वो वर्स रहेगी। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कोरिलेशनल स्टडी रिसर्च की। ठीक है, ये एग्जांपल किसकी है, कोरिलेशनल रिसर्च की। ओके, सो दैट मीन्स कि एक अगर आप एक मतलब में अच्छा दिखाओगे, दूसरे में अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंटरनेट पे आप बहुत कुछ सीखोगे, बट आपकी जो एकेडमिक एक्सपीरियंस ये परफॉर्मेंस है वो वर्स होती चली जाएगी, है ना। वो तो मतलब घटती जाएगी, उसमें परफॉर्मेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट इंटरनेट सर्फिंग करने से आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगी, है ना। हाँ हाँ, बट एक में अगर आपको बेनिफिट मिलेगा, दूसरे में आपको मतलब वहाँ पे आपको डेट्रेट हो जाओगे, वहाँ पे दूसरे में आपको यानी वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ ओके, सो इसीलिए इसको कोरिलेशन रिसर्च कहते हैं। ये कोरिलेशन की एग्जांपल है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। क्या कहता है क्वेश्चन, ए रिसर्चर स्पेंट सेवरल इयर्स ऑब्जर्विंग सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल इन देयर नेटिव हैबिटेट। एक रिसर्चर ने क्या किया है, उसने सेवरल इयर्स स्पेंड किए हैं, गुजारे हैं, उसने सोशल बिहेवियर देखा लोगों का। ठीक है, अपने एनवायरमेंट अपने हैबिटेट में। तो उस रिसर्च मेथड जो यूज किया उसने उस वक्त, तो वो क्या है। ठीक है, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशन स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इजी क्वेश्चन है, बट इसको समझो अच्छे से, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो फिर आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी उसने ऑब्जर्व किया है, उसने ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया है। ठीक है, हाँ, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यानी अपने अंदाजे से उसने किया है। ठीक है, अपना हैबिटेट उसने मेजर किया है कि यानी लोगों का बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कैसा है। ठीक है, हाँ ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन अ स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हमने ले लिए। When one variable goes up as another goes down in value is known as, यानी एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। ठीक है, उस वक्त हम उस रिलेशनशिप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, सी नेगेटिव कोरिलेशन, डी फ्लक्चुएटिंग कोरिलेशन। चलो आंसर करो सब। वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन आएगा इसका। ठीक है, सो दैट मीन्स कि यानी जब एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक में इंप्रूवमेंट होगी दूसरे में इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अगर दोनों अच्छे जा रहे हैं तब पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर रैंडमली चला जाता है दैट मीन्स नो कोरिलेशन। ठीक है, जीरो अगर वैल्यू आएगा दैट इज नो कोरिलेशन। ओके, हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्वे रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन सर्टेन ऑर्डर, यानी अगर हम सर्वे रिसर्च की बात करेंगे, इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स यूज होते हैं, तो वो स्टेप्स क्या है। ठीक है, उनको करेक्ट ऑर्डर में लाना है। फर्स्ट इज सैंपलिंग, सेकंड इन्फेरेंसिस, थर्ड इज डेटा एनालिसिस, फोर्थ इज डेटा कलेक्शन। अब आपको कोर चूज करना है। ठीक है, हाँ, वो आप खुद चूज करो। देखो इसका आंसर क्या आएगा। पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से। ठीक है, इसको ऑर्डर में लाना है, पहले क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा। ओके, हाँ
सर्वे रिसर्च के स्टेप्स बताने इन शॉर्ट, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइम भी चला गया है। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, ठीक है। पहले आएगा सैंपलिंग, उसके बाद आएगा डेटा कलेक्शन, सैंपलिंग के बाद डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा एनालिसिस, उसके बाद इन्फ्रेंस, ठीक है। पहले क्या आएगा? सैंपलिंग, उसके बाद डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा एनालिसिस, उसके बाद इन्फ्रेंस, ठीक है। और एक बार पढ़ते हैं इसको। सैंपलिंग करते हैं, पहले लेते सैंपल क्या होगा, उसके बाद उसी में से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी सैंपल में से, उसके बाद उसी डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसी डेटा में से रिजल्ट निकालते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स निकालते हैं। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। सो ये है आपके क्विज के क्वेश्चंस, तो देखते हैं इनको, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन हेल्प ए टीचर इनकलकेट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स, यानी इनमें से कौन सा वो है जो टीचर को हेल्प करता है, कैन हेल्प ए टीचर, टीचर को हेल्प करता है इनकलकेट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स, यानी सोशल एंड मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होते हैं किन में? स्टूडेंट्स में। इसका आएगा इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स एक्टिविटी इन को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी स्टूडेंट्स को को करिकुलर एक्टिविटीज में जब हम उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, तो हम वो सीखेंगे सोशल एंड मॉरल वैल्यूज। मैंने ये करवाई है क्वेश्चन, है ना, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो देखो, चैनल पे सब एमसीक्यूज अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, तो उसको आप रिविजन करो अच्छे से। इस तरह टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, टीचर बन सकता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब? ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचर्स, यानी जब वो समझेगा अच्छे से बच्चों को, है ना, कि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल्स देके, है ना, एक्सप्लेन कर करके वो उनको अच्छे से समझाएगा, ठीक है। सो वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर माना जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या था आपका क्विज। और था क्वेश्चन आपका, टीचिंग इन हायर एजुकेशन इंप्लाइज, हायर एजुकेशन में टीचिंग का मतलब क्या है? हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, यानी स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा सीख लें, ठीक है। ये मतलब होता है हायर एजुकेशन में किसका? टीचिंग का। ओके, हाँ, यानी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लर्न करें। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, टीचिंग होगी इफेक्टिव अगर टीचर क्या करेगा? हाँ, इसका स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, वो स्टार्ट करेगा वहां से कि वो देखेगा कि बच्चों को क्या पहले पता है, ठीक है, बच्चों की नॉलेज जानेगा, यानी टू नो द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की नॉलेज को पहले जानेगा। दैट टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव एट दैट टीचर इज आल्सो इफेक्टिव व्हेन ही नोज द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव लेवल, ठीक है। हाँ, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एज ए प्रिंसिपल यू विल एनकरेज योर टीचर कोलीग्स टू, यानी एज ए प्रिंसिपल आप कैसे एनकरेज करोगे अपने टीचर्स कोलीग्स, ठीक है, जो टीचर्स होंगे बाकी उनको आप कैसे एनकरेज करोगे? इसमें आएगा सब, हाँ, ऑल द अबव। पार्टिसिपेट इन सेमिनार, उनको बोलेंगे आप पार्टिसिपेट करो सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेज में, है ना, उनको बोले, उनको रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए बताएंगे ये करो, किसी अपने सब्जेक्ट में रिफ्रेशर कोर्स करो, ठीक है। इसी तरह आप कम्युनिटी सर्विसेज करो, है ना, कि कम्युनिटी में देखो कहाँ ड्रॉप आउट है ना, कहाँ मतलब स्टैग्नेशन हुई है ना, बच्चे कहाँ से नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं स्कूल, ठीक है, ऐसे आप देख लो सोसाइटी में। तो ऐसे प्रिंसिपल को एनकरेज करना होगा अपने टीचर कोलीग्स को, ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये एमसीक्यू सीरीज। तो आप कैसे डाउनलोड करोगे नोट्स को? आप जाओ वेबसाइट पे www.ugc-net.com और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन होती है फिलर फॉर्म के नाम से, उसको भी आप इंस्टॉल करो, ठीक है। हाँ, सो अपना फीडबैक दे दीजिए आप। अब इस व्हाट्सएप नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है ना, कोई प्रश्न होगा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप फीडबैक दे सकते हैं www.fillerform.info, वहां से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपका फीडबैक जरूरी है। तो ये फ्री क्लास है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 2 PM का क्लास जो है, जो एमसीक्यू क्लास होता है, इसको आप मिस मत कीजिएगा कभी, ओके। अगर आपने ये मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ओके। हाँ, सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म जेआरएफ अचीवर्स। तो आप भी मेहनत करते रहो,
आपका नाम नेक्स्ट टाइम इसमें आ जाएगा। ओके, सो क्विज देते रहो, आप वेबसाइट पे आप क्विज देते रहो, क्योंकि आपका जो एग्जाम एंग्जाइटी होती है, ठीक है, वो दूर हो जाती है। एग्जाम में जो आपको प्रॉब्लम होती है फिर कि पता नहीं ये एमसीक्यू कैसा होगा, है ना, ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो ऐसे में आपको पहले ही अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको कल कोई दिक्कत नहीं होगी, कल कोई परेशानी नहीं होगी एग्जाम में। तो इससे क्या होगा, आपका हैबिट बन जाएगा, है ना। तो आप कल तुरंत जाओगे एग्जाम सेंटर में और वहां पे आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे, है ना। हाँ, एक जीनियस स्टूडेंट की तरफ आप उनको कर लोगे। ओके, सो ये क्विज आप देते रहो, चाहे पेपर फर्स्ट के लिए होगा चाहे पेपर सेकंड के लिए होगा। ओके, सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप बता दीजिए तो ओके हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करके रखो, ठीक है। हाँ, वो देखेंगे बाद में।